प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के शिक्षा के सिद्धांत प्रश्न पत्र से जनसंचार एक शिक्षा के साधन के रूप में का अध्ययन करेंगे। मास मीडिया हमारा आज किस तरीके से कार्य कर रहा है, पहले कैसा कार्य करता था, तो इसका हम शिक्षा के साधन के रूप में जनसंचार का अध्ययन करेंगे। तो वर्तमान युग प्रचार का युग है। वर्तमान युग जो है प्रचार का युग है और आधुनिक जनसमाज में जनता से संपर्क करने और विशाल जनसंख्या तक अपने विचारों को पहुंचाने का कार्य जनसंचार माध्यम के द्वारा ही होता है। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, टेलीविज़न और चलचित्र आधुनिक समाज में विचारों का आदान प्रदान करने हेतु एक अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो इसके बाद सामान्यतः जनसंचार के माध्यम से तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जाए। इस प्रकार के साधन हैं रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि, इस दृष्टि से जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा हेतु किया जाता है तब इसे शिक्षा के साधन कहते हैं। तो जनसंचार के साधनों का जब प्रयोग हम शिक्षा प्राप्ति के लिए करते हैं तो इसे शिक्षा के साधन कहते हैं। तो इन साधनों के उपयोग से शिक्षा से जुड़े क्षेत्र सबके लिए शिक्षा पहुंचाने का कार्य इन साधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो समाचार वर्तमान युग में जनसंचार शिक्षा का अत्यंत शक्तिशाली साधन है। तो जनसंचार का जो साधन है वर्तमान युग में शिक्षा का अत्यंत शक्तिशाली साधन है। तो समाचार पत्र कोई ऐसी घटना, तथ्य, मत या मूल्य है जिसे सार्वभौमिक रूप से संचारित करता है। तो समाचार पत्र कोई ऐसी घटना या तथ्य या मूल्य है जिसे सार्वभौमिक रूप से संचारित करता है। जैसे समाचार पत्र में नित्य प्रति की स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की सूचनाएं। तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की सूचनाएं आती हैं। उसके बाद प्रतिदिन की सूचनाएं, लेटेस्ट प्रतिदिन की घटनाएं आसपास की। उसके बाद क्या है कि प्रकाशित होती है। फिर उसके बाद व्यवसाय, सेवा, क्रय विक्रय, विवाह इत्यादि। व्यवसाय, बिजनेस क्या, कौन सा करना, सेवा, समाज सेवा, क्रय विक्रय बेचने और खरीदने का, विवाह इत्यादि से संबंधित विज्ञापन समाचार पत्रों में छपते हैं। तो जिनके आधार पर संबंधित लोगों में पारस्परिक संपर्क होता है। तो समाचार पत्र के माध्यम से जो उससे संबंधित लोग हों उनसे पारस्परिक संपर्क होता है। तो बाजार का भाव समाचार पत्र में आता है कि फला मंडी में कौन सा, हर जिले का अलग अलग भाव होता है। इलाहाबाद मंडी, प्रयागराज मंडी या लखनऊ मंडी, सब जगह का अलग अलग भाव रहता है। तो भाव पर क्रय विक्रय का और खेलकूद भी निकलता है। फिर ज्योतिष विज्ञान एक होता है जो हस्तरेखाओं को देखकर आपके भविष्य को निर्धारित करता है। तो ज्योतिष भी समाचार पत्र में निकलता है।
उसके बाद आज जनता के विचारों का प्रकाशन भी होता है संपादकीय पृष्ठ में। जनता के विचार संपादक के नाम पत्र के कॉलम में प्रकाशित होते हैं। तो जो अच्छे लेखक हैं संपादक वाले पृष्ठ पर, उनका विचार का संपादकीय पृष्ठ पर अच्छे लेखों के विचारों का वर्णन होता है। लेखों के विचारों का वर्णन होता है। इस विचार को सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं। निबंध टाइप होता है, तो निबंध लिखने में आता है, तो इसलिए इसे पढ़ते हैं। अच्छे निबंध होते हैं। गृहस्थ जीवन हेतु उपयोगी बातें, कहानियाँ, कार्टून और कहानियाँ होती हैं, कार्टून होते हैं। गृहस्थ जीवन संबंधी हास्य कार्टून होते हैं। गृहस्थ जीवन संबंधी बातें होती हैं। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं, बालकों, युवकों, नारियों के लिए उपयोगी बातें समाचार पत्र में प्रकाशित होती हैं। फिर साहित्यिक सामग्री इत्यादि समाचार पत्र में छपते हैं। संपादकीय समाचार पत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है, अंग होता है संपादकीय पृष्ठ। तो उसके स्वयं संपादक अपना विचार जनता तक पहुंचाता है, जनता उस पर सोचती है। तो संपादकीय सूचना नहीं बल्कि एक व्याख्या या आलोचना होती है। संपादक के पास जनता के लोगों से जो पत्र आते हैं उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो संपादक के पास जनता के पत्र आते हैं तो उसका संपादक पर प्रभाव पड़ता है। तो समाचार पत्रों की आय का मुख्य आधार विज्ञापन है। तो बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति जो हैं और सरकार भी समाचार पत्रों के व्यय का भार वहन करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार है। समाचार पत्रों में स्वतंत्रता को व्यक्त होता है, स्वतंत्रता में व्यक्त होता है। समाचार पत्रों के द्वारा अपराध, दंगे, राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून उत्तेजना संबंधी सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित करने के कारण सामाजिक, राजनीतिक और कानून उत्तेजना संबंधी सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित करने के कारण सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। तो कुछ सूचनाएं हैं जो अश्लीलता को बढ़ाती हैं, तो उससे हमारे सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक हमारा पतन होता है। तो ये समाचार पत्र जो है कुछ नियंत्रण आवश्यक माना जाता है समाचार पत्रों पर। असामान्य परिस्थितियों में सरकार समाचार पत्रों को सेंसर करती है। दमनकारी सरकारें, अधिनायकवादी देश और सत्ताधारी दल समाचार पत्रों पर अपना नियंत्रण रखते हैं। प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता एक विवादास्पद प्रश्न है। तो प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, प्रेस जो है पूर्ण स्वतंत्रता विवादास्पद प्रश्न है। विवादास्पद है कि प्रेस पूर्ण स्वतंत्र है कि नहीं है। अगला है टॉपिक रेडियो एंड टेलीविजन। तो रेडियो एंड टेलीविजन के माध्यम से हम जनसंचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। RADIO टीवी। तो रेडियो एंड टेलीविजन जो है जनसंचार का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो जनसंचार का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। भिन्न भिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र दिन में कई बार रेडियो के द्वारा व्यवस्थित ढंग से सुनाए जाते हैं। तो दिन में कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र रेडियो के द्वारा कई बार जो हैं सुनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेडियो पर समाचार पत्रों के अलावा बड़े बड़े नेताओं, विचारकों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, कलाकारों की वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं। महिलाओं के लिए
विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम आते हैं, कृषि किसान भाइयों के लिए भी कार्यक्रम आते हैं, ग्रामीण भाइयों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए पृथक पृथक समय पर कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। तो उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण रेडियो के द्वारा होता है। मनुष्यों के लिए व्यवहार और विचार को प्रभावित करने के लिए रेडियो बहुत उपयोगी साधन है। तो व्यवहार और विचार को प्रभावित करने के लिए रेडियो और बहुत ही उपयोगी साधन है। व्यवहार और विचार को प्रभावित करने के लिए, विचार को प्रभावित करने के लिए रेडियो बहुत ही उपयोगी साधन है मनुष्य के व्यवहार और विचार को। तो टेलीविज़न में रेडियो की अपेक्षा ज़्यादा लोग रुचि लेते हैं, क्योंकि उसमें गायक, वार्ताकार या नेता या चित्र भी दिखाई देता है। तो रेडियो जो है कम लोग और टेलीविज़न को ज़्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि उसमें गायक, नेता, चित्र भी दिखाई पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन होने से ज़्यादा लोग व्यवहार निर्देशन यंत्र है, इसके कार्यक्रम लोगों को बाहरी मनोरंजन से रोकते हैं। परिवार के लोग चुपचाप अंधेरे में टेलीविज़न पर नज़र लगाए कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार परिवार में बातचीत के स्थान पर दूरदर्शन बढ़ रहा है। बातचीत के स्थान पर दूरदर्शन, टेलीविज़न, टीवी का प्रयोग बढ़ रहा है और परिवार एक वार्ता समूह के स्थान पर श्रोता समूह होता जा रहा है। उसके बाद है चलचित्र, सिनेमा, इसे मोशन पिक्चर कहते हैं। चलचित्र क्या है? तो भारतीय जनसंचार का सरल और अत्यंत प्रभावशाली साधन है। वर्तमान समय में चलचित्र सामान्य जनता, वर्तमान समय में जो चलचित्र है वो सामान्य जनता की प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। चलचित्र मीन्स सिनेमा, मोशन पिक्चर, जो पिक्चर मोशन करता रहता है। तो मोशन चलचित्रों में संक्षिप्त समाचारों को प्रत्यक्ष दर्शाया जाता है। देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं और सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन, विज्ञापन आदि तो समाज के दृष्टिकोण, आदर्शों और मूल्यों को सामान्य जनता में प्रसारित करता है। दूसरी ओर समाज के विश्वासों और आदर्शों, दृष्टिकोणों, मूल्यों को समाज की जनता तक प्रसारित करता है। विश्वास, आदर्श, मूल्यों को, जैसे सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, इनको समाज की जनता तक प्रसारित करता है। तो अनुसंधान में सिद्ध किया गया कि मनुष्यों की मनोवृत्तियों में पहले से ही विद्यमान व्यवहार प्रतिमानों की स्थापना में चलचित्र जो है विशेष मदद करता है। और चलचित्र बुरे प्रभाव भी डालता है, अच्छे भी। चलचित्र बालकों और युवाओं के विचारों को, वेशभूषा और जीवन व्यवसाय को अत्यधिक प्रभावित करता है। सिने कहानी के माध्यम से, संगीत और दृश्यों के माध्यम से चलचित्र व्यक्तियों की विशेष दिशा प्रदान करता है। तो विभिन्न प्रकार के सिने स्टार्स की कहानियाँ चलचित्र के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है और चलचित्र हमारे फैशन एवं तकनीकी के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे अंदर जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का समावेश हो गया है, जिससे हमारे भारतीय युवा वर्ग का पतन हो रहा है। तो अगला हम देखेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द क्या है? कंप्यूटर एक संगणक होता है, संगणक मशीन है कंप्यूटर। कंप्यूट माने गणना करना। चार्ल्स बेबेज इसके जन्मदाता है। तो कंप्यूटर शब्द उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना। कंप्यूट मीन्स गणना। तो अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है। कंप्यूटर शब्द
तो जिसका अर्थ है गणना। कंप्यूटर जिसे हिंदी में अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है। हिंदी में कंप्यूटर को अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है। संगणक है कंप्यूटर का नाम, अभिकलित या संगणक हिंदी में कहते हैं। उसके बाद कुछ सामान्यतः एक ऐसे यंत्र के रूप में जाता है जो अत्यंत तीव्र ढंग से गणनाएं करने में सक्षम होती है और किसी भी विशेष सामग्री को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालने में भी कंप्यूटर हमारा मदद करता है। परंतु आधुनिक सभी कंप्यूटरों का क्षेत्र परिकलन तक ही सीमित कर दिया गया है। कल का ENIAC जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का संक्षेपण है, कल का ENIAC गणितीय तथ्यों को संकलित करके केवल संख्यात्मक कार्य को संपन्न किया करता था, किंतु आज का कंप्यूटर एक नहीं सैकड़ों कार्य करता है। तो कल का ENIAC जो है, ENIAC एक कंप्यूटर था। ENIAC तो एक का पहले कंप्यूटर था जिसका नाम ENIAC था। ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जो न्यूमेरिकल तथ्यों को हमारे कैलकुलेट करके संग्रहित करता था। लेकिन आजकल उससे भी अच्छे कंप्यूटर आ गए हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं को चुंबकीय टेप पर भरा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं को चुंबकीय टेप के माध्यम से भरा जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और सूचनाओं के विश्लेषणोपरांत प्राप्त फलों को उसी विधि से प्रस्तुत किया जाता है। तो सूचनाओं का विश्लेषण के बाद उसके जो रिजल्ट आते हैं उसी विधि से प्रस्तुत किया जाता है, जिस विधि से मनुष्य सूचनाओं का उपयोग करना चाहता है। इस प्रकार कंप्यूटर की क्रियाविधि मस्तिष्क के तुल्य है, अर्थात जिस प्रकार से हमारा मस्तिष्क कार्य करता है उसी प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। लेकिन कंप्यूटर को मस्तिष्क से कम माना गया है। इसका उदाहरण विश्वनाथ आनंद शतरंज के चैंपियन ने दिया था। तो हमारा जो मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क है, कंप्यूटर से भी तेज है। तो कंप्यूटर तो मानव द्वारा ही बनाया गया है, मस्तिष्क तो मनुष्य का तेज है ही, सबका नहीं है। इस प्रकार कंप्यूटर की क्रियाविधि मस्तिष्क तुल्य है, जिससे मस्तिष्क की तरह केंद्रीय प्रसाधन इकाई CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद माउस हो गया, इसके संरचना के कीबोर्ड हो गया, CPU, माउस, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें। तो विभिन्न प्रकार के ज्ञानेंद्रियां हैं। जिस प्रकार आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से सूचनाएं मस्तिष्क को प्राप्त होती हैं, वहाँ से एकत्र की जाती हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क से प्राप्त होती है, वहाँ से एकत्र की जाती हैं। उसी तरह कंप्यूटर में बाहर से प्राप्त सूचनाएं का प्रवेश मशीनों द्वारा चुंबकीय टेप में संचित तैयार किया जाता है। प्रोग्राम के अनुकूल कंप्यूटर सूचनाओं का विश्लेषण कर उस विश्लेषण के परिणाम तब तक कंप्यूटर उन परिणामों की जानकारी उसको देता है। परिणाम स्मृति पटल पर अंकित रखता है, तब तक अंकित रखता है। जो कंप्यूटर जो हमारे विभिन्न प्रकार के परिणाम हैं उसको तब तक अंकित रखता है, कंप्यूटर अपने स्मृति पटल पर अंकित रखता है। जब उन परिणामों को मनुष्य को आवश्यकता होती है तब कंप्यूटर उन परिणामों की जानकारी उसको देता रहता है। इस प्रकार कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के अन्वेषणों का परिणाम है। जैसे हमारी मार्कशीट है, मान लो 20 साल पहले की हाई स्कूल की, और हमारी मार्कशीट कहीं खो गई तो हम जाएंगे कॉलेज
में बताया जाएगा कि हमें बोर्ड ऑफिस जाकर वहाँ बनवाना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफिस हम जाएंगे तो वहाँ हमारा कंप्यूटर से पूरा डाटा फीड रहता है, तो कंप्यूटर से देखेंगे, उसके बाद कंप्यूटर से बना के उसका शुल्क वगैरह लेकर फिर प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद है अगला इंटरनेट। पांचवा है इंटरनेट। इंटरनेट एक विश्वव्यापी जाल है। इंटरनेट बड़ी संख्या में कंप्यूटरों के संजाल को इंटरनेट कहा जाता है। तो बड़ी संख्या में कंप्यूटरों के संजाल को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट कहा जाता है। तो ये रहा इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आज हम घर बैठे देश दुनिया में हो रही विभिन्न प्रकार की ताजा घटनाक्रमों का तुरंत लाइव हम देखते रहते हैं। उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहते हैं। सब इंटरनेट संक्षेप में अंतर संबंध है, संजाल के रूप में जाना जाता है। विश्व का आकार छोटा होता जा रहा है। वैश्विक संप्रेषण सुविधाओं ने विश्व को ऐसा बना दिया है कि विश्व छोटा लगने लगा है। उसके बाद यह शोध परिणामों को जानने की अकादमिक संस्थाओं में एक बड़ी कड़ी बन गया है विश्व। तो इंटरनेट ने मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। तो इंटरनेट एक सूचना सेवा की तरह है। ईमेल इंटरनेट से इंटरनेट मेल, ई मैगजीन इंटरनेट मैगजीन, ई से इंटरनेट मैगजीन, ई लाइब्रेरी पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी। उसके बाद है बुलेटिन बोर्ड, सूचना रिबिटल फाइल डायरेक्टरी तथा डाटाबेस को विश्व भर में पहुंचाता है। ई स्कूल इस समय हो गया है कोरोना महामारी की वजह से ऑनलाइन। तो मैगजीन हो गया, ई लाइब्रेरी में इंटरनेट लाइब्रेरी। तो इसके माध्यम से हम कौन सी पुस्तक फला बुक नंबर फला अलमारी में रखी है, ये डाउनलोड रहता है कंप्यूटर में, निकालने में सुविधा होती है, इसके डिस्ट्रीब्यूट करने में और उसको रखने में। तो विश्व शिक्षा के क्षेत्र में जन संचार साधन का महत्व और आवश्यकता। तो भारतीय समाज के संदर्भ में जनसंचार, कोई भी हमें जैसे इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भरना हो, कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो देश विदेश की, किसी भी राज्य की, किसी भी जिले की या किसी भी विषय के विषय में, हम गूगल पर तुरंत उसे बोल देते हैं या टाइप कर देते हैं, गूगल हमें जानकारी देता है। तो इस प्रकार हमें इंटरनेट के माध्यम से विश्व में किसी के विषय में, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, चाहे आने वाली हो भविष्य, सभी के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और अपने विषय में भी जैसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के विषय में और विभिन्न प्रकार के रोजगार समाचारों के विषय में। और ऑनलाइन इस समय जो स्कूल चल रहा है उसके माध्यम से जो आप लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो भी इंटरनेट का ही स्वरूप है, जो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से ये सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं। फिर हम सूचनाओं को शीघ्रता से दूर दूर तक पहुंचाते हैं। सामाजिक दृष्टि से जनसंचार जो साधन है वो सूचनाओं को शीघ्रता से दूर दूर तक पहुंचाता है। फिर सामाजिक दृष्टि जनसंचार में जन सामान्य में अर्थात आम जनता में जागरूकता पैदा करना कार्य है। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्य वस्तु अथवा सूचनाओं को सरल बनाना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। उसके बाद है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारणों आदि को जन जागरूकता के
अंतर्गत नागरिक बनाना, जनसंचार माध्यम से सब तक शिक्षा पहुंचाकर संविधान की धारा 45 अनुच्छेद 45 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण करना। जो संविधान में हमारे यहाँ के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। उसमें आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, किताब भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, मिड डे मील भी मिलता है और अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होती है, अच्छे टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए औपचारिक शिक्षा से संबंध कठिन संकल्प वाले पाठों को सर्वसुलभ बनाना। तो भारत के विभिन्न भागों की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन करना और जन सामान्य को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना और दिन प्रतिदिन देश और विदेश में होने वाली विभिन्न घटनाओं को जन सामान्य से परिचित कराकर उन्हें देश विदेश से जोड़े रखना। और इस प्रकार जनसंचार के माध्यमों का उपयोग हम बता रहे हैं। मनोरंजन हेतु किया जाता है, मनोरंजन हेतु, दूसरा जनमत निर्माण हेतु। जो जनसंचार के माध्यम है उनका प्रयोग हम मनोरंजन हेतु करते हैं, पहला है। दूसरा है जनमत निर्माण हेतु, अर्थात जनता के मत का निर्माण हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर तीसरा है सूझबूझ उत्पन्न करने हेतु, सूझ इंसाइट, जो आप थ्योरी पढ़े हैं, इसका था ओलरकोफ का वर्डाइवर। उसके बाद विशेषज्ञों की चर्चा कराने हेतु, समस्याओं और उनके समाधान हेतु जनसंचार माध्यमों का उपयोग होता है। फिर जनसामान्य को सजग बनाने हेतु, आजीवन शिक्षा को जोड़ने हेतु, उसके बाद विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने हेतु भी जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। फिर है सिद्धांतों को जीवन से जोड़ने हेतु, पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करने हेतु, समाज व व्यक्ति को समीप लाने हेतु, सिद्धांतों को व्यावहारिकता से जोड़ने हेतु, जो सिद्धांत है हमारे उसे व्यवहारिक जीवन में जोड़ने हेतु जनसंचार के माध्यम का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय से मंच से जोड़ने हेतु कॉन्फ्रेंस, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम व्यक्ति को विश्व के मंच पर जोड़ने का प्रयास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु तो विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशनल प्रोग्राम हैं उनके प्रसारण के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, बैकग्राउंड। फिर सामाजिक परिवर्तन के पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जन सम्मान को अवगत कराने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे स्थानों, कार्यों, वस्तुओं से जनता को अवगत कराना जो उनकी पहुंच से बाहर है, साक्षरता के संदेश को व्यक्त करने के लिए नियमित रूप से मुख्य क्षेत्रों में, लघु क्षेत्रों में प्रसारित करने का कार्य किया जाता है। जनसामान्य को सामान्य कानूनी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, योग शिक्षा, यौन शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा आदि की जानकारी देने हेतु जन संचार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। नव साक्षरों, नए शिक्षार्थियों को रुचि को बनाए रखने हेतु इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने विवेक दर्पण नामक परियोजना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो कार्य योजना 1992 के अनुसार 1992 के अनुसार शैक्षिक प्रयोजन हेतु समर्पित शैक्षिक दूरदर्शन चैनल और रेडियो प्रसारण हेतु पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता है। अतः ऐसे प्रसारण केंद्र बढ़ाए जाए जो गैर औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, सतत शिक्षा केंद्र और शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करें। इसलिए भारत में एक समर्पित शैक्षिक चैनल की तत्काल आवश्यकता है। आज की वीडियो क्लास यही समाप्त होती है। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू।